नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास में। सबसे पहला जो अपना आज का करंट अफेयर है वो एक इन्फॉर्मेशन है। जो 2021 के एसआई अभ्यर्थी थे, लगे हुए थे, नहीं लगे थे, जिन्होंने अप्लाई किया था, वो अब अपने फॉर्म है वो दोबारा से अप्लाई करने पाएंगे। अप्लाई का मतलब जो उनके पुराने फॉर्म है उसी में संशोधन प्रक्रिया है, उसको 16 मई से लेकर 30 मई तक जारी किया गया है। जो केवल 2021 में जिन्होंने आवेदन किया था वही अभ्यर्थी अब दोबारा से ये परीक्षा दे पाएंगे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 है उसको हमारे आरपीएससी ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ये जो उत्कल रंजन साहू अध्यक्ष है उन्होंने सूचना दी है। भर्ती कब होने जा रही है? भर्ती होगी दोस्तों सितंबर में, मतलब परीक्षा 859 पदों पर ही होगी। नए आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, पिछले अभ्यर्थियों को ही इसमें मौका दिया जाएगा। आवेदन संशोधन की प्रक्रिया है वो 16 मई से 30 मई तक चलेगी। उसमें आपको अपना OTR है, लाइव फोटो है, सिग्नेचर वगैरह है, जो अपनी हैंडराइटिंग का परफॉर्मा देना है वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है। OTR प्लस लाइव फोटो है ये दोबारा से लिए जाएंगे। लेकिन इसमें संभावनाएं अभी भी है कि कुछ 30 मोस्ट वांटेड और 90 संदिग्ध अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। और 2021 में जो अन्य भर्तियाँ परीक्षा हुई थी, EORO की हो गई, लाइब्रेरियन की हो गई, ये भी शक के घेरे में है, तो उन पर तो इतनी ज़्यादा नज़रें नहीं है। लेकिन ये 2021 में एक झटका लगा है अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की थी, ज्वाइनिंग की, लेकिन उनको अब बर्खास्त किया जाएगा और नए सिरे से दोबारा एग्ज़ाम देंगे। तो ये उनके ऊपर एक मानसिक बोझ है, मानसिक तनाव का कारण भी हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी 3-4 महीने का समय रहेगा अपने पास, उसमें दोबारा से सारी चीज़ें रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज दे करके आप इसका फ़ायदा तो नहीं, अपने नुकसान की भरपाई है वो कर सकते हो। तो ये थी सूचना एसआई अभ्यर्थियों के लिए। अब है अपना आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पोर्ट ब्लेयर परियोजना है उसके बारे में। ये आर्टिकल आया है राजस्थान पत्रिका में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमारे लिए दो प्रकार से क्या है, रणनीतिक भूमिका अदा करता है। एक अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और दूसरा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कब चलाई थी? ये 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार जब आई थी तब इसको लागू किया गया था। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि जो पूर्वी एशिया है और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनके साथ हमें किस प्रकार की रणनीतिक साझेदारी करनी है, वो हमारे भारत की रणनीति में था, IR में था। इसके लिए 4C का कंसेप्ट है ये अपने अपनाया था। 4C में क्या क्या चीज़ें थी? एक C से था कल्चर, दूसरे थी कनेक्टिविटी, तीसरे था कॉमर्स, COMM, और तीसरे से था कैपेसिटी बिल्डिंग। इन चार के ऊपर ये अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो रहती है। दूसरा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, यानी जो हिंद प्रशांत महासागर के अंदर स्ट्रेटजी चलती है, रणनीति चलती है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा भूमिका है वो अदा करेगी। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना है, लगभग 80,000 करोड़ की लागत से ये परियोजना पूर्ण होने का आसार है। ग्रीनफील्ड परियोजना है। परियोजनाएं दो प्रकार की होती है, एक ग्रीनफील्ड और दूसरी ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड परियोजना का मतलब है कि पहले हम कुछ बना चुके हैं, उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। और ग्रीनफील्ड परियोजना होती है कि किसी परियोजना को हम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ग्रीनफील्ड परियोजना बोलते हैं। तो ये ग्रीनफील्ड परियोजना है। किसके द्वारा ये संचालित की जाएगी, इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ANIIDCO, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, लगभग 30 वर्ष का समय इसमें लगने की संभावना है, क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें हैं वो हम एक साथ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या हम डेवलप करेंगे इसमें? सबसे पहले है ICTT, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। अब ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का मतलब होता है कि जहाँ पर बड़े जहाज़ों से कंटेनर है वो छोटे जहाज़ों में लोड किए जाते हैं। अब हर बंदरगाह है उसकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो बड़े जहाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सके, वहाँ पर गहराई नहीं इतनी होती है कि वहाँ पर बड़े जहाज़ है वो आ सके। तो इसलिए ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ पर गहराई ज़्यादा होती है
और एडवांस पोर्ट होते हैं वो। वहाँ से क्या होता है कि बड़े जहाज़ों से कंटेनर है वो छोटे जहाज़ों में शिफ्ट किए जाते हैं, फिर छोटे जहाज़ों के द्वारा उनको उन छोटे बंदरगाहों पर पहुँचाया जाता है। इसी के कारण हमारा लगभग जो 75% ट्रांसशिपमेंट है वो सिंगापुर और कोलंबो के पोर्ट पर होता है, जहाँ हमें ज़्यादातर डॉलर है उसकी कमी होती है, निर्यात करना पड़ता है एक तरह से, और समय भी ज़्यादा लगता है, और हमारी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी बढ़ती है। तो ये इसी को हटा देगा। तो ये गलाथिया खाड़ी बोलते हैं, जो निकोबार का दक्षिणी हिस्सा है उस खाड़ी को बोलते हैं गलाथिया खाड़ी। वहाँ पर इसको डेवलप किया जाएगा ICTT के लिए। तो अपना भारत का अपना ट्रांसशिपमेंट कंटेनर हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा, वहाँ पर हम अपने जहाज़ तो करेंगे ही करेंगे, दूसरे जो अपने पड़ोसी देश हैं उनका भी ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा। तो उससे हमें क्या होगा, राजस्व की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी, और सिंगापुर और कोलंबो जैसे पोर्ट हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है कम हो जाएगी। फिर है ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एकदम नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जो पर्यटन की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से क्या होगा, भारत के लिए सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मलक्का स्टेट है। फिर जो दक्षिणी पूर्वी देश है, ऊपर जो चीन है, उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये हवाई अड्डा काफ़ी अपनी भूमिका है वो अदा करेगा। टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पावर प्लांट लगाए जाएंगे पोर्ट के लिए और हवाई अड्डे के लिए, तो गैस और सौर आधारित पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी लगभग 450 मेगावाट के लगभग होने जा रही है। तो ये ICTT, गलाथिया खाड़ी, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुख्य है। महत्व क्या है इसका, एक तो जो मलक्का जल संधि है उसके एकदम निकट हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे जहाज गुजरते हैं, उसकी हम निगरानी कर सकेंगे, तो एक रणनीतिक भूमिका यहाँ पर रहेगी इसकी। इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए है। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, जो शिप वगैरह आएंगे और ट्रांसशिपमेंट से जो राजस्व आएगा उनसे हमें काफ़ी फायदा मिलेगा। समुद्री व्यापारी केंद्र के रूप में भी ये विकसित किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं, जैसे पर्यावरणीय प्रभाव है कि जहां हम ये पोर्ट ICTT बनाने जा रहे हैं वहां पर लगभग 130 किलोमीटर स्क्वायर का उष्णकटिबंधीय वन है, उसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जंगल का, जिसको हम काट के ये चीज़ विकसित करने जा रहे हैं, ये चुनौती है। दूसरा है जैव विविधता। वहाँ पर एक कछुओं की प्रजाति है विशाल लेदरबैक समुद्री कछुए, उनका वो प्रजनन स्थल है, तो ये चीज़ भी वहाँ पर नष्ट होने की संभावनाएं हैं। वहाँ जनजातियाँ हैं दो, सोम्पेन जनजाति और निकोबारी जनजाति, उनके पुनर्वास का कार्यक्रम है वो हमें सेट करना पड़ सकता है। और भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो वहाँ हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हो सकता है जितना बने उसमें भूकंप आ जाए तो क्षति होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इन चुनौतियों से भी निपटने के लिए सरकार है वो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए, वो एक दर्शक की भूमिका न निभाते हुए वहाँ पर भागीदार बने, उनको रोजगार वगैरह दिए जाएं। जैव विविधता में कोई गलियारा ऐसा बनाया जाए, कोई ऐसा पास छोड़ा जाए जहाँ पर समुद्री कछुए हैं वो प्रजनन के लिए आ सकें। और जो समुद्री ये प्रभाव है इसके बदले में हम किसी दूसरी जगह पर कोई भी समुद्र ये जो वन है, वनारोपण है वो किया जाना चाहिए। ये इसके कुछ सुझाव हो सकते हैं। तो ये था अपना जो ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना है उसके बारे में। कौन चला रहा है, ANIIDCO, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम के द्वारा चलाई जाएगी। ग्रीनफील्ड परियोजना है। ICTT बनेगा, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा। गलाथिया की खाड़ी होगी ये। ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। तो ये चीज़ें हो गई। फिर हमने एक अपना स्वदेशी ग्लाइड हथियार सिस्टम। ग्लाइड का मतलब होता है, एक होता है कोई चीज़ हमने ऊपर से छोड़ रहे हैं तो वो सीधी की सीधी क्या है, नीचे आके गिरे। एक ऊपर से हमने कोई चीज़ छोड़ी, वो ग्लाइड करते हुए काफ़ी ज़्यादा आगे चले, वो अपने टारगेट तक पहुँचे, तो उसको बोलते हैं ग्लाइडेड वेपन। तो ये ग्लाइडेड वेपन है तारा, जिसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। एडवांस रेंज मतलब इसकी रेंज है वो जो नॉर्मल बम है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ग्लाइड करता है। अब ये ग्लाइड कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी लगी होगी जिससे हमें एक्यूरेसी मिले, तो उसके लिए इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर है। इंफ्रारेड किरणों के द्वारा ये क्या करेगा, वहाँ पर टारगेट की तरफ जाएगा। किसने बनाया है इसको, तो DRDO की जो ब्रांच है RCI हैदराबाद, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद है, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। और स्टैंड ऑफ दूरी से 80 किलोमीटर दूरी पर जाकर ये टारगेट हिट कर सकता है। मतलब यहाँ पर अगर जहाज है
तो ये ग्लाइड करता हुआ जहाज से 80 किलोमीटर दूर जाकर भी गिर सकता है। तो इसलिए अगर हम इसको अपने एयरक्राफ्ट से छोड़ेंगे तो दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरी नहीं है, हम उससे पीछे रहते हुए भी इस बॉम्ब को छोड़ सकते हैं। फिर ये बॉम्ब है 80 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को हिट कर सकता है। जैसा ऑपरेशन सिंदूर वगैरह में हुआ था कि जो ब्रह्मोस मिसाइलें थी उसमें यही होता है कि 300-400 किलोमीटर उनकी रेंज होती है, तो पाकिस्तान की सीमा में घुसने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे जहाज़ उड़ के कुछ ना कुछ पीछे जाके ही उनको वहाँ से लॉन्च किया और उन्होंने टारगेट है वो हिट किया। ऐसे ही 2 और सिस्टम है जिसको गौरव और गौतम है, इनका भी सफल परीक्षण हमने कर लिया है। तो ये 3 ही आज के समाचार पत्र में करंट अफेयर से रिलेटेड थे, इसमें से एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हो, ये करंट अफेयर्स समझ में आ रहे हो, तो अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बाकी वीडियोस जो हैं स्टैटिक जीके की, पॉलिटी, इकोनॉमी और राजस्थान जीके, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।